अर्थ ही अर्थ है। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से इस नए सेशन में एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी के बारे में। पिछले सेशन में हमने इस बारे में बात की थी कि एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी को दो पार्ट में भाग किया गया है। पहला प्री सोक्रेटिक फिलोसफी और एक सोक्रेटिस के बाद की फिलोसफी। सोक्रेटिस को लेकर इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है सिस्टमेटिकली फिलोसोफाइज करना, सिस्टमेटिकली सोचना, फिलोसॉफिकल टेंडेंसीज जो हमारे पास आई, मेथोडोलॉजी जो आई, वो सोक्रेटिस के बाद आई या सोक्रेटिस के टाइम से आई। उससे पहले वी वर जस्ट थ्रोइंग रैंडम डार्ट्स हियर एंड देयर, कुछ हिट कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया या लाइव में बताया आपको कि वी हैड थेल्स, वी हैड एनेक्सीमेंडर, वी हैड एनेक्सीमेंस, जिनके सर्टेन क्लेम्स थे। जैसे थेल्स का क्लेम था अर्थ को लेकर कि चपटी है, या एनेक्सीमेंडर का क्लेम था अर्थ सिलेंड्रिकल स्पेस की है, या एनेक्सीमेंस का क्लेम था कि अर्थ अगेन चपटी है, पानी पे एयर पे तैर रही है। ये सारे क्लेम्स दे वर हैविंग सम काइंड ऑफ रीजनिंग बिहाइंड देम, बट दे वर नॉट एज रिगरस एज दे शुड हैव बीन। फिलोसॉफिकल सिस्टम जो पहले 3-4 फिलोसोफर्स आए उनके यहाँ पे उतने डेवलप नहीं थे, पर उनके पास एस्ट्रोनॉमिकल और मैथमेटिकल ज्योमेट्री का जो सिस्टम था वो ज़्यादा रिगरस था और डेवलप था। तो ये हम कॉमन ट्रेंड देख रहे हैं। ग्रीक्स वर वेरी इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्री सिंस टाइम्स ऑफ थेल्स, और उसका नतीजा ये निकल के आता है कि हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि वहाँ पे कमाल का आर्किटेक्चर है, पर साथ ही साथ काफ़ी कमाल की ज्योमेट्रिकल या एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज भी हो रखी हैं। थेल्स के बारे में भी हमने बताया था, क्लॉक वगैरह बनाई थी एंड ऑल दैट, डे नाइट क्लॉक बनाई थी, इंडोर क्लॉक बनी थी, ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें इन 3 फिलोसोफर्स में हो चुकी थी। अब हम यहाँ से बात करने जा रहे हैं फर्दर फिलोसोफर्स की जो इनके बाद आए। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे Pythagoreans, which start from Pythagoras, then we will talk about Xenophanes, और उसके बाद हम बात करेंगे मेरी नज़र में जहाँ से पहली बार हमने रिगरसली फिलोसोफाइज करना शुरू किया। इट इज़ नॉट सोक्रेटिस। आई डोंट बिलीव कि सोक्रेटिस इज़ द पर्सन जहाँ से फिलोसोफाइज करने की हमारी कैपेसिटी स्टार्ट हुई है। द फर्स्ट पर्सन जहाँ से फिलोसफी स्टार्ट हुई है इट शुड बी एक्चुअली हिराक्लिटस। आज के लाइव में हम बात करेंगे पाइथागोरस के बारे में, पाइथागोरस की फ़िलॉसफ़ी के बारे में। आज के लाइव में हम बात करेंगे ज़ेनोफेन के बारे में एंड हिराक्लिटस। इसीलिए मैंने पिछले लाइव में भी किसी ने शायद ध्यान दिया हो तो कहा था कि मैं इस डिस्टिंक्शन के साथ बहुत ज़्यादा नहीं चलता कि फ़िलॉसफ़ी के 2 पार्ट हैं, एक प्री सोक्रेटिक फ़िलॉसफ़ी है और एक पोस्ट सोक्रेटिक फ़िलॉसफ़ी है। आई डोंट एग्री विद दैट कम्प्लीटली। आई थिंक इफ़ वी स्टिक टू हिराक्लिटस और उसको ऑब्जर्व करें तो वहाँ से हमें फिलोसोफाइजिंग कैपेसिटीज़ दिखनी शुरू हो जाती हैं, ज़्यादा रिगरस है। सैड पार्ट यही है कि हिराक्लिटस का भी काम हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हिराक्लिटस की किताब नहीं है, बट हमें बाकी फ़िलोसोफर्स के अकाउंट से ये पता चलता है कि हिराक्लिटस ने कुछ चीज़ें लिख रखी थी और वो जो कुछ चीज़ें थी वो रिगरस इनफ थी। इवन दो हिराक्लिटस के लिखने का स्टाइल काफ़ी ज़्यादा एफॉर्मिज्म से भरा हुआ है, मतलब सूत्रबद्ध है। जैसे संस्कृत में होता नहीं है कि 2 श्लोक लिख दिए और 2 श्लोक के अंदर पूरी की पूरी दुनिया का ज्ञान भरा हुआ है। जैसे उपनिषदों में महावाक्य हैं, तो अहम ब्रह्मास्मि के अंदर पूरी फिलॉसफी भरी हुई है, या तत्वमसि के अंदर पूरी फिलॉसफी भरी है। ये छोटा सा एक स्टेटमेंट है और इसके अंदर कंप्लीट फिलॉसफी भरी हुई है। इसे एफॉर्मिज्म कहा जाता है। सो ऐसे ही एफॉर्मिज्म से में हिराक्लिटस की फिलॉसफी भी चल रही थी। देयर वर सम ऑब्सक्योर स्टेटमेंट्स विच डिडंट मेक टू मच सेंस अगर तुम उनको फर्स्ट हैंड पढ़ो, बट उन्हें अगर खोलने बैठो, वेल दैट मेक्स हिम रियली इंटरेस्टिंग एंड देयर इज़ अ लॉट दैट इज़ देयर। सो आज हम बात करते हैं आफ्टर एनेक्सीमेंस हु केम, इट वॉज पाइथागोरस। सो पाइथागोरस की अगर हम फिलोसफी देखना शुरू करते हैं, इट स्टार्टेड फ्रॉम आवर guy Pythagoras, and like you know Pythagoras is basically famous for his Pythagoras theorem, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि भाई जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो दोनों साइड के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा। वेल स्टिल अ रिवोल्यूशनरी थिंग इफ़ यू लुक एट इट कि उसको एरिथमेटिकली डिराइव करना। पर हेयर इज़ अ डिस्टिंक्शन जहाँ पे मैं चाहता हूँ आप ध्यान दो। देयर इज़ अरिथमेटिक एंड देयर इज़ ज्योमेट्री। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी में अरिथमेटिक और ज्योमेट्री दोनों को लेकर काम चल रहा था। बिफोर पाइथागोरस ज्योमेट्री वॉज समथिंग जिस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। उसका रीज़न सिंपली ये था, इट वॉज हेल्पफुल इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शंस, इट वॉज हेल्पफुल इन नेविगेशन एंड इट वॉज हेल्पफुल इन रीजनिंग एज वेल। सो जो पूरी की पूरी रीजनिंग होती है वो ज्योमेट्रिकल रीजनिंग कही जाती है। सम पीपल से दैट इट इज़ ज्योमेट्रिकल रीजनिंग, ऑल्दो
एरिस्टोटल ने उसके बाद उसको फर्दर रिफाइन किया और चेंज किया. सो द पॉइंट इज दिस, टू मच ऑफ फोकस वॉज ऑन ज्योमेट्री बट नॉट ऑन एरिथमेटिक. ज्योमेट्री वॉज द प्राइमरी थिंग और एरिथमेटिक थी वो उसको सर्व कर रही थी. काइंड ऑफ उसी तरह से जैसे तुमने बचपन में सुना होगा, मुझे बहुत तेज गुस्सा आता था जब कोई कहता था कि मैथमेटिक्स इज जस्ट टू सर्व फिजिक्स, और मेरा मन होता था तमाचा मार दूँ खींच के, बिकॉज आई एम समवन हु वॉज पैशनेट अबाउट मैथमेटिक्स, हु लाइक मैथमेटिक्स. सो समथिंग लाइक दैट. सम पीपल सॉ मैथमेटिक्स जस्ट एज अ टूल फॉर फिजिक्स. वैसा ही कुछ मामला अरिथमेटिक का था. अरिथमेटिक वॉज सीन एज अ टूल फॉर ज्योमेट्री, नथिंग मच. ज्योमेट्री वॉज द रियल साइंसेस ऑफ दैट टाइम, जिसको सीरियसली और रिगरसली लिया जा रहा था. पाइथागोरस इज द फर्स्ट पर्सन जिसने, ऑफ कोर्स पाइथागोरस थ्योरम देने के लिए उसने ज्योमेट्री यूज़ की, पर पाइथागोरस ने फंडामेंटल रखा एरिथमेटिक को रादर देन ज्योमेट्री. एंड द रीज़न बीइंग इज, अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो ancient Greeks were very much interested regarding the fundamental stuff. So if you look at Thales ने क्या कहा था, पानी जो है वो फंडामेंटल है. उसके बाद हमने देखा एनेक्सीमैंडर ने एक लफ्ज़ दिया एपायरॉन. अब एपायरॉन के साथ सीन ये है कि हम उसे पिन पॉइंट करके नहीं कह सकते कि ये चीज़ एपायरॉन है, बट वी कॉल इट द लिमिटलेस, और वो हर जगह व्याप्त है. एंड इट इज़ व्हाट इज़ फंडामेंटल. देन एनेक्सीमेंस ने कहा कि नहीं, तुम दोनों गलत हो, एयर फंडामेंटल है. नाउ हियर कम्स पाइथागोरस आके कहते हैं कि भाई देखो ऐसा नहीं है, नंबर्स आर फंडामेंटल. नंबर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एंड इट इज़ द नंबर्स विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ, क्योंकि दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस रियलिटी इन विच वी आर लिविंग. थोड़ा सा ब्रीफ देते हैं पाइथागोरस के बारे में. पाइथागोरस ने अपने टाइम के अराउंड एक रिलीजियस कम्युनिटी बनाई थी, और वो रिलीजियस कम्युनिटी पाइथागोरस के चले जाने के बाद तक भी ज़िंदा रही. रिलीजियस कम्युनिटी कह लो या कल्ट कह लो, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट. एंड दैट रिलीजियस कम्युनिटी हैड सर्टेन रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोसेसेस टू फॉलो. आप किसी भी पंथ में, धर्म में जब हिस्सा बनते हो तो कुछ नियम कायदे, जीवन जीने का सलीका आपको फॉलो करना पड़ता है. समथिंग लाइक दैट ओनली. पाइथागोरस के साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप कहीं देखने जाओगे तो कोई नहीं बताएगा, बट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने फिलोसोफर शब्द कॉइन किया. अब तुम्हें कूल बनना है ना, अपने दोस्तों के पास जाके बैठना और बोलना कि साले बता फिलोसोफर शब्द सबसे पहले किसने कॉइन किया. सो इट इज़ बिलीव्ड दैट पाइथागोरस वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने फिलोसोफर लव्स कॉइन किया. और फिलोसोफर लव उसने इसीलिए कॉइन किया था बिकॉज उससे पहले अगर तुम याद करो तो मैंने कहा था कि थेल्स को कहा जाता था वन ऑफ द 7 वाइज मैन. पाइथागोरस अपने आप को वाइज मैन और इन सारे संबोधनों से मुक्त रखना चाहते थे, इनमें नहीं फंसना चाहते थे. सो ही मॉडेस्टली सेड कि भाई मैं प्रेमी हूँ, मैं हूँ प्रेमी ज्ञान का, मैं विजडम का प्रेमी हूँ. सो ही कॉल्ड हिमसेल्फ फिलोसोफर्स. दिस इज़ द स्टोरी दैट गोज़. इट इज़ नॉट क्लियर कि जो है क्या था क्या नहीं था, बट या दिस वॉज द केस. सो पाइथागोरस की लाइफ के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारी इधर उधर की बातें हैं जिनमें कुछ क्लियर कट चीज़ें हमें नहीं पता चलती हैं, और कुछ उसमें मिस्टिसिज्म का भी एलिमेंट निकल के आता है. मैथमेटिक्स और मिस्टिसिज्म इंटरट्वाइंड. जैसे वी हैव हर्ड टेल्स ऑफ रामानुजन बीइंग एबल टू सी देवी हु वाज टेलिंग हर कि ये फॉर्मूले हैं, ये इक्वेशंस हैं, ये थ्योरम्स हैं, समथिंग लाइक दैट. सो ऐसे मिस्टिकल स्टफ आपको दिखेंगे. इवन इफ़ यू लुक एट इंडियन फिलोसफी, अगर आप भगवान पाणिनि के यहाँ जाएंगे तो भगवान पाणिनि के बारे में या पतंजलि के बारे में या कात्यायन के बारे में, महर्षि कात्यायन, महर्षि पतंजलि, भगवान पाणिनि, इन लोग के बारे में ये बात कही जाती है कि ये लोग सिर्फ साधारण लोग नहीं हैं. दीज वर द पीपल हु आर एबल टू सी शब्द, ये शब्दों को देखते थे लाइक लिटरल ऑब्जेक्ट्स. सो ऐसी बातें, काइंड ऑफ मिस्टिकल बातें इन लोग के साथ भी चलती हैं. सिमिलरली पाइथागोरस के साथ भी कुछ मिस्टिकल चीज़ें चलती हैं, कुछ बातें चलती हैं. वी आर नॉट गोइंग टू डाइव इनटू देम, क्योंकि मैं थोड़ा सा उन एस्पेक्ट से दूर रखना चाहता हूँ अपने चैनल को. दैट इज़ समथिंग, लोगों का इंटरेस्ट है, व्यूज़ निकलते हैं, बट या आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन दोज डोमेन. सो द डिटेल्स ऑफ हिज लाइफ तो थोड़ी सी जो है इधर उधर फंसी हुई हमें नहीं क्लियर है, पर हमें ये पता है दैट मिस्टिसिज्म और मैथमेटिक्स, they were two things which were very much fundamental on him. And पैथागोरियंस के बारे में ये माना जाता है कि उन्होंने म्यूज़िक के बीच का जो इंटरवल है और न्यूमेरिकल रेशियो है, इन दोनों के बीच में एक तादाद में डिस्कवर किया. उन्होंने डिस्कवर किया कि म्यूज़िकल, सो बेसिकली आप म्यूज़िक दे रहे हो, 2 बीट्स के बीच में एक डिस्टेंस है. उन्होंने बेसिकली हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन और
वॉट मैं क्या बता रहा हूँ, कुछ भी बता रहा हूँ। सो बेसिकली उन्होंने डिस्कवर किए पैटर्न्स इन म्यूज़िक, और वहाँ से वो फैसिनेट हुए कि यार म्यूज़िक में भी जब फंडामेंटली मैथमेटिक्स ही प्ले कर रही है, नॉट इवन मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक ही प्ले कर रही है, सो इट कुड बी द रीज़न दैट अरिथमेटिक इज़ व्हाट इज़ फंडामेंटल टू यूनिवर्स। और यहाँ से उनका ये निकल के आता है कि मैथमेटिक्स वाज द की टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर ऑफ यूनिवर्स। हमें पता है कि इसके बाद भी काफ़ी वक्त लग गया और इसको लेकर काफ़ी बातें भी चलती रहीं कि क्या वाकई हम मैथमेटिक्स से चीज़ें डिस्कवर कर लेंगे, क्या हम मैथमेटिक्स से सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर लेंगे, अनटिल एंड अनलेस गैलीलियो अराइव्ड लेटर आफ्टर रेनेसां पीरियड एंड ऑल दैट। हमें पता है तब तक हमारे पास मैथमेटिक्स किस तरह से रियलिटी पे पिक्चर करती है, इसको समझने का तरीका नहीं था, सलीका नहीं था। सो दैट इज़ अ थिंग दैट इज़ रियली सैड ऑफ इट एज वेल। सो पाइथागोरस का जो कल्ट था, द कल्ट विच कंसिस्टेड ऑफ पीपल who believed in particular set of religion or particular set of stuff, that was interesting as well. उनके पास कुछ सर्टेन बिलीव्स थे, कुछ सर्टेन चीज़ें थी जो कुछ ईस्टर्न फिलोसफी से भी काफ़ी ज़्यादा मेल खाती थी, मैच खाती थी। जैसे कि अगर आप देखो तो उनका मानना था कि सोल जो है उसका ट्रांसमाइग्रेशन होता है। पाइथागोरस डिडंट बिलीव कि सोल का ट्रांसमाइग्रेशन होता है। पाइथागोरस उल्टा ये मानते थे कि सोल मर जाती है, उसके बाद वो किसी और बॉडी में चली जाती है एंड ऑल दैट स्टफ। बट आफ्टर पाइथागोरस ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल पे जो यकीन था पाइथागोरियंस का, वो और ज़्यादा बुलंद होता चला गया। और उस यकीन को आप कुछ इंडियन सिस्टम्स के साथ कंप्लीट पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं कि बेसिकली हो यही रहा है कि वी आर इन साइकिल ऑफ रीबर्थ फॉर ईयॉन्स, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। सो समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ पैरेलल वाज हैपनिंग बिटवीन इंडियन फिलोसफी और पाइथागोरियन फिलोसफी एज वेल। अब ये किस तरह से था, इसकी हिस्टोरिकल रूट्स एंड इस तरह से तो हम नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानता, बट हाँ समथिंग इंटरेस्टिंग टू लुक अपॉन वी हैव। सो पाइथागोरस हिमसेल्फ हाँ ये मानते थे कि उनकी मौत के बाद जो है उन्हें भी कहीं ना कहीं जाना है, जो है मे भी किसी जानवर के शरीर में या वॉट एवर। बट उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने पाइथागोरस को भगवान बना दिया था। जैसे ओशो के फॉलोअर्स ने ओशो को भगवान रजनीश बना रखा है, भगवान जी करते रहते हैं। दीज वर द थिंग्स दैट वर प्रोमिनेंट अबाउट पाइथागोरियंस एंड पाइथागोरियंस की सोसाइटी। एक चीज़ इंटरेस्टिंग और है कि पाइथागोरस के टाइम से ही पहली बार इंटेलेक्चुअल्स सर्कल्स बनने शुरू हुए, जिनमें कुछ प्राइम रिक्वायरमेंट्स थी जिनको आपको फॉलो करना था ताकि आप उनका हिस्सा बन सके, उनका मेंबर बन सके। एक और चीज़ मानी जाती है कि समवॉट वेजिटेरियनिज्म वाज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय पाइथागोरस एज वेल। अब वो ऐसा वेजिटेरियनिज्म था कि उसमें प्राइमरली तो प्लांट बेस्ड डाइट थी, बट सर्टेन टाइप ऑफ मीट्स जो थे वो अवॉइड कर रहे थे खाने से। वाई दे वर अवॉइडिंग दिस वी डोंट नो, बट आई बिलीव दे वर अवॉइडिंग देम बिकॉज ऑफ सम रिलीजियस कोनोटेशंस और रीजंस, या में हो सकता है बीमारी आपदा। जैसे मछली नहीं खा रहे थे वो लोग, सर्टेन काइंड ऑफ मीट नहीं खा रहे थे, शायद गोट के अभी मांस नहीं खा रहे थे। देन देर वर सम अजीब सी प्रैक्टिसेस विच पाइथागोरियन सोसाइटी यूज टू प्रैक्टिस। वन ऑफ देम वॉज कि वो चप्पल को लेकर उनका स्ट्रिक्ट नियम था। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। कंसिडर यू आर वेरी वेल वर्स्ड इन मैथमेटिक्स, तुम रैशनैलिटी और रिगर और ये सारी चीज़ें जो है प्रमोट कर रहे हो, बट तुम एक ऐसे ग्रुप से जुड़े हो जो ये सारी चीज़ें प्रमोट कर रहा है, मान रहा है, फंडामेंटल पे रख रहा है, पर ज़रूरी ये है कि कुछ उनके रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं, कुछ रिलीजियस कोनोटेशन हैं, वो भी आप फॉलो करो। एंड वन ऑफ देम बीइंग इज़ कि तुम जब चप्पल पहनो तो बाएं पैर में चप्पल पहनो और दाएं पैर में चप्पल बाद में पहनो। दिस इज़ समथिंग स्ट्रेंजली नॉनसेंसिकल, but a lot of aspects about Pythagoras are like that only, even though if हमने उनको पढ़ा है जितना नॉन रिगरसली, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ उनके मैथमेटिकल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा है, पर पर्सनल बिलीफ स्ट्रक्चर्स और सिस्टम्स पे हम देखने जाते हैं तो बहुत ही बेवकूफ़ाना चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे कि चप्पल कांड। Then transmigration of soul, if someone want to, if there is a Christian missionary or someone else, they can say कि हाँ भाई ये भी फालतू की चीज़ है। अगर पाइथागोरस की फिलोसफी से completely transmigration निकल भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। And I believe that the central claim is that numbers are fundamental, और उसके लिए तुम्हें ट्रांसमाइग्रेशन के बवाल के साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो या दैट इज़ क्लेम विच आई एग्री। पाइथागोरस की फिलोसफी से अगर आप ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल को कम्प्लीटली निगेट भी कर दोगे, हटा भी दोगे, उसके बाद भी चलेगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट फिलोसफी ऑफ ज़ीनोफेन्स। सो हुआ ये कि पाइथागोरस की मौत हुई, और पाइथागोरस की मौत के साथ धीरे धीरे माइलेटस में जो फिलोसफी हो रही थी
उसका एंड होने लगा, और उसी के साथ साथ प्री सोक्रेटिक थॉट का भी डिक्लाइन शुरू हो गया। अगली जनरेशन जो फिलोसोफर्स की आने वाली थी, दे वर नॉट वाना बी पीपल जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन से बॉदर्ड थे कि फंडामेंटल सब्सटेंस क्या है, या वाना बी साइंसेस करने वाले लोग नहीं थे। दे वर काइंड ऑफ पीपल हु वर रिगरस राइट फ्रॉम ज़ीनोफेन्स, और फिलोसोफर भी थे इन मॉडर्न सेंस एज वेल। जैसे मैं फिलोसोफर या कोई भी फिलोसोफर एक्सेप्ट करना चाहता है, जैसा कि मैंने कहा हिराक्लिटस को लेकर, आई डोंट बिलीव इन स्ट्रिक्ट डिस्टिंक्शन ऑफ फिलोसफी फ्रॉम सोक्रेटिक एंड प्री सोक्रेटिक एंड पोस्ट सोक्रेटिक फिलोसफी, क्योंकि मुझे हिराक्लिटस में रिग्रेस इन फिलोसफी दिखती है। दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। ज़ीनोफेन्स का मामला भी ऐसा ही है। ज़ीनोफेन्स ने एक बहुत ही लंबी ज़िंदगी जी, और ही वॉज जस्ट लाइक फिलोसोफर जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न सेंटर्स ऑफ ग्रीक कल्चर में बंधे हुए थे। तो ज़ीनोफेन्स का मामला कुछ ऐसा था कि दारू पीते थे, मौज करते थे, गाना गाते थे, और गानों में ही उनकी फ़िलोसफी थी, गीत में ही उन्होंने फ़िलोसफी की थी। बहुत सारे लिखा था। सो मैंने जब पहली बार ज़ीनोफेन्स के बारे में पढ़ा था, और मैंने सोचा था अगर मुझे पीएचडी करनी होगी तो मैं अपनी पीएचडी आई विल राइट इन फॉर्म ऑफ अ नज़्म और अ गज़ल, समथिंग लाइक दैट। द पोएट इनसाइड मी फायर्ड अप व्हेन आई केम टू नो अबाउट ज़ीनोफेन। सो ज़ीनोफेन का भी मामला ऐसा ही था। व्हाट ही वाज डूइंग इज ही वाज कंपोजिंग म्यूजिक, ही वाज राइटिंग फिलोसॉफिकल वर्सेस, नॉट जस्ट फिलोसॉफिकल वर्सेस दुनिया भर की बातों में भी, पर जिनमें फिलोसफी भी थी। देयर वर सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ फिलोसफी, रिगरस फिलोसफी। अब जैसे पेसोआ को ले लो, पेसोआ को आप सिर्फ और सिर्फ पोएट की तरह देखते हो, बट द मोमेंट यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग पेसोआ, ब्रो, he is someone who wants to philosophize. He is taking philosophy very seriously. He is rigorously involved in philosophy. He is talking about metaphysics, he is talking about dreams, he is talking about thoughts, he is talking about existence, he is talking about self, he is talking about essence. सारी चीज़ों के बारे में पेसोआ बात करते हैं. So he is more of a philosopher than a poet, and Pessoa is better philosopher than Osho Rajneesh, क्योंकि there is originality of content, whatever it is coming in form of poetry in Pessoa. Rajneesh के यहाँ तो वो भी नहीं मिलता. So the scene of Xenophanes was something like that only. Xenophanes was शराब पी रहे थे, मौज कर रहे थे, गा रहे थे, और उसी के साथ उन्हीं में फिलोसफी कर रहे थे. नाउ माइलेशियन फिलोसोफर्स की तरह, थेल्स, एनेक्सीमेंडर, एनेक्सीमेंस और बाकी सब की तरह, Xenophanes was also interested in cosmology. द बेसिक एलिमेंट क्या था दुनिया का, दुनिया किस चीज़ से बनी हुई है, क्या है दुनिया का बेसिक एलिमेंट्स, ये सारी बातें. और Xenophanes ने यहाँ पे कुछ बेवकूफ़ाना बातें प्रपोज की. सो Xenophanes ने कहा कि भाई देखो, थेल्स भाई क्या कहते गए थे कि दुनिया जो है वो पानी से बनी है, फंडामेंटल एलिमेंट जो है वो पानी है. Xenophanes ने कहा नहीं भाई. फिर उसके बाद एनेक्सीमेंडर भाई क्या गए थे कि भाई दुनिया जो है वो बनी है एपायरॉन से. तो कहा नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है. Xenophanes ने कहा कि दुनिया जो है, फंडामेंटल सब्सटेंस जो दुनिया का है, इट इज़ मेड अप ऑफ अर्थ. अर्थ इज़ फंडामेंटल. और उनका एक फेमस कोट है, इट इज़ समथिंग लाइक, लेट मी टेल यू, ऑल थिंग्स आर फ्रॉम अर्थ एंड इन अर्थ ऑल थिंग्स एंड. सो इसको सुनकर कुछ कुछ क्रिश्चियन लाइन्स भी आ जाती, क्रिश्चियन मिशनरीज़ की, जहाँ पे वो कहते हैं कि भाई रिमेंबर मैन दाउ आर्ट बट डस्ट एंड ऑन टू डस्ट दाउ शैल्ट रिटर्न. मट्टी से आए हैं, मट्टी में जाएंगे. हमारे यहाँ की भी कहावत बहुत सारी है जहाँ पे हम ये कहते हैं कि हम मिट्टी से आए, मिट्टी में चले जाने, खाक का हूँ, खाक में ही जाना है, एंड ऑल दैट. सो Xenophanes was someone who considered कि हाँ, अर्थ जो है वो फंडामेंटल है. सो आप देखो, हमारे पास 5 एलिमेंट है, 4 छोड़ दो, अभी 4 ले लेते हैं फॉर नाउ. वाटर, थेल्स ने कह दिया वाटर इज़ फंडामेंटल. एयर, एनेक्सीमेंस ने कह दिया एयर फंडामेंटल. देन वी हैव अर्थ, अर्थ जो है कह दिया Xenophanes में. अब बचा क्या? फायर. फायर आगे हेराक्लिटस कह देंगे कि फंडामेंटल है. सो एपायरॉन को भी उस सेंस में आप रख सकते हो, आकाश के उस पे, एपिस्टेमिक फुटेज पे, बट आई डोंट नो इफ इट इज़ द राइट पुटिंग एपायरॉन ऑन एपिस्टेमिक फुटेज ऑफ आकाश और नॉट. आई थिंक इट वुड बी रॉन्ग, बट लेट्स मूव फॉर दैट. सो बात यही है, Xenophanes ने कहा कि भाई अर्थ जो है वो फंडामेंटल एलिमेंट है, और अर्थ से ही हम भी निकल ले, तुम भी निकल ले, और हम भी जाएंगे. ओके, मेक सेंस, ठीक है, सही बात है. पर यहाँ पे इसके बाद फर्दर Xenophanes ने कुछ बात ऐसी की विच इज़ वेरी नॉनसेंसिकल, जिसके साथ बहुत ज़्यादा स्टिक करना मुश्किल हो जाता है. Xenophanes ने कहा कि भाई अर्थ जो है ना, अर्थ जो है इन्फिनाइटली नीचे चली जा रही है, और इन्फिनाइटली डेप्थ तक अर्थ ही अर्थ है, अर्थ ही अर्थ है, अर्थ ही अर्थ है. सो अब
यहाँ से काफ़ी अजीब अजीब सवाल निकल के आ जाते हैं कि अगर हर जगह सिर्फ और सिर्फ अर्थ है तो सूरज का क्या, सन का क्या, हाउ इज सन राइजिंग, हाउ इज सन सेटिंग। सो कॉस्मोलॉजी के फंडामेंटल जो सवाल हैं वो यहाँ से निकल के आ जाते हैं, विच इज़ काइंड ऑफ वेयर जीनोफेंस इज़ नॉट वेरी रिगरस। सो जीनोफेंस के जो स्पेकुलेशंस है हेवनली बॉडीज़ को लेकर वो भी अजीब से हैं, क्योंकि वो मान रहे थे कि अर्थ जो है वो इन्फिनिटी तक जा रही है, ऐसे नीचे स्ट्रेच करती चली जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। मे बी ही वॉज सेइंग दिस बिकॉज एनेक्सीमेंडर ने कहा था, सॉरी थेल्स ने कहा था कि अर्थ जो है वो पानी के ऊपर फ्लैट डिस्क है और पानी के ऊपर तैर रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पानी किस पे है, ओके। फिर उसके बाद एनेक्सीमेंस आया, एनेक्सीमेंस ने कहा कि अर्थ जो है वो एक फ्लैट डिस्क है जो कि एयर पे तैर रही है। तो अगला सवाल ये आता है कि भाई उसके नीचे भी कुछ तो होगा ना, व्हाट इज़ इट। सो वो व्हाट इज़ इट के चक्कर में भी ऐसा हो सकता है कि जीनोफेंस ने फर्दर कह दिया कि देखो भैया व्हाट इज़ इट वाले क्वेश्चन में हमें फंसना नहीं है, बात यह है कि अर्थ जो है वो इन्फिनाइटली नीचे जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, बात ख़त्म। ओके फाइन, वी एक्सेप्ट योर प्रोपोजिशन। अब आगे तो भाई ने उसके बाद प्रपोज किया सन को लेकर कि सन कैसे राइज हो रहा है और सन कैसे सेट हो रहा है, और वहाँ पे इतना गंदा लीपापोती मचा रखी है कि यू थिंक कि भाई क्या कर रहे हो, आर यू डूइंग फिलोसफी। ये वो लोग हैं जो हु वर ट्रेंड इन ज्योमेट्री, हु वर ट्रेंड इन एस्ट्रोनॉमी, बट स्टिल देखो क्या क्या हो रहा है। रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑफ हाउ इज सन राइजिंग एंड हाउ इज सन सेटिंग, जीनोफेन कहते हैं कि भाई हर दिन एक नया सन आता है और हर दिन एक सन ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही सन है जो बार बार आ रहा है और जा रहा है, नहीं, हर दिन आकाशीय लाइट्स और स्पार्कल से, छोटे छोटे स्पार्क से एक नया सन पैदा हो रहा है और वो नया सन दिन के एंड होते होते ख़त्म हो जा रहा है। सो दिस वाज कॉस्मोलॉजी ऑफ जीनोफेंस। काफ़ी इसमें दिक्कतें हैं, अजीब है, डजेंट मेक मच सेंस, और जीनोफेंस को इसीलिए बहुत ज़्यादा रिगरस फिलोसोफर्स के बीच में रखा भी नहीं जाता। आई एम नॉट सीन इवन जीनोफेंस का मेंशन बहुत ज़्यादा फिलोसफी से रिलेटेड या फिलोसफी से रिलेटेड बातचीत होने में। कॉन्ट्ररी टू दिस पाइथागोरस का थोड़ा बहुत जिक्र होता है, पर पाइथागोरस का भी फिलोसफी में उतना जिक्र नहीं है। हिराक्लिटस का है, थेल्स का है, एनेक्सीमेंडर का, एनेक्सीमेंस का है। सो मे बी द रीज़न बीइंग इज़ कि जो थोड़ा सा वो रिलीजियस एलिमेंट है पाइथागोरस में, और इवन जीनोफेंस वाज रिलीजियस एज वेल, ही बट ही वाज नॉट इनटू यू नो मूर्ति पूजा, और ही वाज नॉट इनटू सम काइंड ऑफ पर्सनल गॉड एज सच। ही वाज नॉट ट्रेडिशनली टाइड इन डॉगमेटिकली हाउ फिलोसफी को देखा जा रहा है। सो या फॉर दैट रीज़न जीनोफेंस वॉज काइंड ऑफ डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज पीपल। बट जीनोफेंस, पाइथागोरस, इनको फिलोसोफर्स भी एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी में डिस्कस करते हैं, बिकॉज या दे हैव सम रोल, सम इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशंस, बट उतना रिगरस नहीं रही या उतना ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन नहीं है फिलोसोफर कम्युनिटीज़ में जितना नेक्स्ट फिलोसोफर है उनसे पहले के 3 फिलोसोफर, दैट इज़ थेल्स, एनेक्सीमेंडर एंड एनेक्सीमेंस। एनेक्सीमेंस भी उतने नहीं है। हेराक्लिटस आखिरी सबसे फेमस अर्ली आयोनियन फिलोसोफर है, और जीनोफेंस से ये 30-40 साल उम्र में छोटे थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज़ 30, और ऐसा कहा जाता है कि 6th सेंचुरी में मिडिल एज मैन थे। तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि इट कुड बी द पॉसिबिलिटी दैट जीनोफेंस से ये छोटे ही थे, ही इज़ नॉट वेरी मच ऑफ द सेम टाइम, ही इज़ कंटेम्प्रेरी, पर वही है कि बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, हिराक्लिटस को लेकर एक और चीज़ हमें पता है कि हिराक्लिटस ने बहुत ज़्यादा फिलोसोफर से इंटरेक्ट नहीं किया है। बाकी सारे फिलोसोफर्स के बीच में किसी न किसी सेंस में इंटरेक्शन हुआ है, बट हिराक्लिटस इवन आफ्टर बीइंग अ ग्रेट फिलोसोफर, इवन आफ्टर हैविंग ऑल द लेविशेस एंड ऑल दैट, ही इज़ नॉट सीन, ही हैज़ नॉट बीन सीन, या कोई एविडेंस नहीं है कि किसी फिलोसोफर के साथ ज़्यादा कॉन्टैक्ट किया है। हिराक्लिटस ने एक किताब लिखी है एज़ फार एज आई रिमेंबर, और वो किताब भी ऐसा कहा जाता है, उसको लेकर भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी चलती है। सो कहानी ये है, हिराक्लिटस एक किताब लिखते हैं और इस किताब को जाके एक मंदिर में जमा करते थे, क्योंकि उस ज़माने में लाइब्रेरीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो हिराक्लिटस जाके अपनी किताबों को लाइब्रेरीज की जगह पे टेम्पल में जमा करते थे। टेम्पल वर नॉट द प्लेस टू स्टोर बुक्स एंड ऑल, बट स्टिल दैट वाज द बेस्ट प्लेस हिराक्लिटस थॉट ऑफ कि यहीं पे मेरी किताब मुझे जमा कर देनी चाहिए मंदिर के प्रीस्ट को। अब उस किताब से दिक्कत ये थी कि उस किताब को आप समझ नहीं सकते कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया जो पहले से जुड़े हैं कि हिराक्लिटस सूक्त में बात करते थे,
वो डेंसली बात नहीं करते थे, सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ा के बात नहीं करते थे। अब जैसे इफ़ यू लुक एट उपनिषद में महावाक्य हैं। सो एक महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, एक महावाक्य है तत्त्वमसि, एक महावाक्य है अयम आत्मानं ब्रह्मम। सो ये सारे जो महावाक्य हैं, इन महावाक्यों में पूरी पूरी उपनिषदिक फिलॉसफी समाई हुई है सिर्फ एक सेंटेंस में। उसको फर्दर इलेबोरेट करते 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 आप आगे जाओगे। सिमिलरली जो हिराक्लिटस थे वो भी सूक्त में बात करते थे। आपने ये सुना भी होगा कि आपके गांव में जो पहेलियाँ होती हैं, सॉरी कहावतें होती हैं या लोकोक्तियाँ होती हैं, उनमें एक्चुअली ज्ञान का भंडार भरा होता है। जैसे कबीर के दोहे हैं, ज्ञान का भंडार है। देयर इज़ नॉट जस्ट व्हाट इज़ बीइंग टॉक्ड इन दोहा, उसको फर्दर खोलने जाओगे वहाँ पे बहुत कुछ ऑलरेडी मौजूद है। दिस वॉज समथिंग विद हिराक्लिटस एज वेल। और ऐसा क्यों था, हिराक्लिटस की ये हरकत क्यों थी? हिराक्लिटस के साथ दो तीन दिक्कतें थी। पहले तो खुद एतमादी बहुत ज़्यादा थी। हिराक्लिटस मानते थे कि भाई मैं ही हूँ जो हूँ, हम ही हैं खलीफा, हम ही हैं राजा, हम ही हैं सब कुछ, और बाकी जितने भी लोग हैं वो बेवकूफ़ हैं। अब क्योंकि लोग बेवकूफ़ हैं, वो समझ भी नहीं पाएंगे मेरी फ़िलॉसफी को और मैं जो बातें कहना चाह रहा हूँ उनको भी। अब ये बड़ी परेशानी की बात हो जाती है। इसलिए उन्होंने बातों को इन्हीं एफोरिज्म्स में लिखा। एफोरिज्म्स में लिखा, मिज़म कह रहा हूँ, एफोरिज्म्स। सो इन एफोरिज्म्स में लिखा, इन छोटे छोटे सूत्रों में लिखा, सूक्त में लिखा, ताकि जिसको समझना होगा वो समझ पाएगा। हिराक्लिटस ये मानते थे कि जो यूनिवर्स है वो थोड़ा सा एनिग्मेटिक, छोड़ो अभी इस पे नहीं आते, अभी थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सो ये पहली बात होगी। दूसरा, एक हिराक्लिटस से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि हिराक्लिटस को वर्चुअली जो है नाइट शिप या समथिंग लाइक दैट, नाइट शिप नहीं, नाइट शिप तो बाद में आई थी। हिराक्लिटस को आई बिलीव कुछ तो दिया गया था, कोई बड़ा पद प्रोवाइड किया गया था एज एन ऑनर, और हिराक्लिटस ने उसे डिनाई कर दिया था और अपने छोटे भाई को दे दिया था कि हाँ भाई तुम जाओ। इट वॉज नॉट द केस कि वो एकदम मिजरी से आ रहे थे, इट वॉज नॉट द केस कि बहुत अमीर थे, बट ही वॉज नॉट अ मटीरियलिस्ट फिलोसोफर एज वेल। पर वो डायनुइजियन सेंस में एकदम पागल बगुराए आदमी भी नहीं थे कि बिल्कुल रोड किनारे पड़े हुए हैं, नहीं, इट वॉज नॉट लाइक दैट एज वेल। उनका निकनेम था, दो निकनेम उनके चलते थे, हिराक्लिटस द ऑब्सक्योर, जिसका जो ट्रांसलेट किया गया है, एंड देन देयर इज़ अ निकनेम कॉल्ड द एनिग्मेटिक वन। सो ये दो चीज़ें हैं। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट हिराक्लिटस की बुक जो कि उन्होंने एक टेम्पल में जमा की थी। वो बेसिकली बुक में 3 बुक्स थी। सो बेसिकली इट वाज अ ट्रीटाइज, पूरा का पूरा एक मोटी किताब जिसमें 3 किताबें थी, 3 पार्ट में। और हमें कैसे पता है इस किताब के बारे में? वेल, हमने देखा सोक्रेटिस को उसको मेंशन करते हुए, और सोक्रेटिस कहते हैं उस किताब के बारे में, आई एम कोटिंग हिम, व्हाट आई अंडरस्टैंड ऑफ इट इज़ एक्सीलेंट। सोक्रेटिस कहते हैं ये कि व्हाट आई अंडरस्टैंड ऑफ दिस बुक ऑफ हिराक्लिटस इज़ एक्सीलेंट, एंड व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड मे वेल बी एक्सीलेंट ऑल्सो, बट ओनली अ डीप सी डाइवर कुड डाइव टू गेट इन टू द बॉटम ऑफ इट। सो हिराक्लिटस की इस तरह से तारीफ सोक्रेटिस ने भी की है। एक आध और एंशिएंट ग्रीक के जो राइटिंग्स हमारे पास मौजूद हैं, वहाँ से हमें समझ में आता है ओके द केसेस कि हिराक्लिटस ने किताब लिखी है और इस किताब में इंटरेस्टिंग बातें हैं, क्योंकि उसको सिरे से कोई नकार नहीं रहा है। सो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हिराक्लिटस फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है। सम पीपल थिंक दैट क्या गारंटी है कि सारी बातें सही हो। एटलीस्ट हम ये टेस्टिफाई कर सकते हैं यहाँ से कि हिराक्लिटस की किताब अच्छी है, उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। हिराक्लिटस, मज़े की बात यह है, हीगल को बहुत पसंद था। हीगल को इसलिए पसंद था हिराक्लिटस बिकॉज हिराक्लिटस की फ़िलासफ़ी के कोर में देयर इज़ इम्परमानेंस एंड सेंस ऑफ परमानेंस बोथ। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जिनके बीच आपस में सामंजस्य है, इस रीज़न से हिराक्लिटस को हीगल बहुत पसंद है। हीगल को ये जो इस वजह से हीगल को हिराक्लिटस बहुत पसंद है। सो हीगल ने कह रखा है, देयर इज़ नो प्रोपोजिशन ऑफ हिराक्लिटस विच आई हैव नॉट अडॉप्टेड इन माई ओन लॉजिक। हिराक्लिटस वॉज हाईली इंस्पायर्ड बाई हीगल। सो हिराक्लिटस डिकार्ट और कांत की तरह अपने आप को इस तरह से देख रहे थे कि हाँ मैं फ़िलोसफी को कम्प्लीटली चेंज कर दूंगा। अगर तुम देखो तो कांत ने भी यही काम किया। फ़िलोसफी आफ्टर कांत इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, philosophy after Descartes is completely different. So Heraclitus was trying to do something like that only. He was aware of it कि मैं philosophy को completely change कर दूंगा, और उसको लगता था कि प्रीवियस फिलोसोफर जो इनका काम फालतू है, बकवास है, उठा के फेंक देना चाहिए। मतलब होमर को लेकर तो हिराक्लिटस के व्यूज़ और भी इंटरेस्टिंग है। हिराक्लिटस कहते हैं कि होमर को बचपन में ही मार देना चाहिए था किसी पोइट्री कॉम्पिटिशन के दौरान, कोई मतलब नहीं था उसे ज़िंदा रखने का। देन ही सेज अबाउट पाइथागोरस एंड
जीनोफेंस की, हाँ भाई ये कुछ कुछ करते थे, कई डोमेन्स के बारे में जानते थे, पर इनको अक्ल वक्ल नहीं थी. सो या ही वॉज हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग व्यूज़ ऑफ हिज एंसेस्टर्स, अबाउट हिज एंसेस्टर्स, और उनको काफ़ी गालियाँ दे रखी है. बट अगेन लाइक डिकार्ट एंड कांट, हेराक्लिटस अपने एंसेस्टर से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, इवन दो इस चीज़ को वो रियलाइज़ नहीं करते हैं. सो हेराक्लिटस पॉपुलर जो भी रिलीजियस चीज़ें चल रही थी, बकवास ढकुरसले चल रहे थे, उनको क्रिटिसाइज़ करते थे, उनके साथ एडहियर नहीं करते थे, जैसे सेक्रीफाइस, खून पीना और जो है मूर्ति पूजा एंड ऑल दैट स्टफ. ये सारी चीज़ें इनको जो है जीनोफेंस भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, एंड जस्ट लाइक जीनोफेंस, हेराक्लिटस वाज आल्सो नॉट वेरी मच इनटू देम. ओके, नाउ लेट्स डाइव इनटू फिलॉसफी ऑफ हेराक्लिटस. फिलॉसफी ऑफ हेराक्लिटस में जो सबसे फंडामेंटल स्टेटमेंट है वो ये है कि द यूनिवर्स इज़ इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स. लगातार परिवर्तन हो रहा है दुनिया में, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, सब कुछ लगातार बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, पर फिर भी एक सेंस ऑफ परमानेंस है. ये परमानेंस का जो सेंस है, इस बारे में बात करना लोग अक्सर छोड़ देते हैं हेराक्लिटस में, पर नहीं, हेराक्लिटस कंप्लीटली परमानेंस के सेंस को डिनाई नहीं करता. सब कुछ चेंज हो रहा है, बट देयर इज सम सेंस ऑफ परमानेंस ऑल्सो एग्जिस्टिंग. सो आई एम चेंजिंग, बट आई एम ऑल्सो मी फॉर सम रीज़न. So these paradoxes are happening and they exist in philosophy of Heraclitus. So Heraclitus यूनिवर्सल फ्लक्स की बात करते हैं, और उनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जो आप सभी ने सुन रखा होगा, वन कैन नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस. व्हाट ही मीन्स बाय दिस इज कि तुम अगर समुद्र में जा रहे हो या नदी में जा रहे हो, अगर तुम पैर रख रहे हो एक बार और दोबारा निकल लो, दोबारा जब उसमें जाओगे तो वो नदी नहीं रहेगी जिसमें तुम पहले आए थे. द रीज़न इज़ कि क्योंकि वो लगातार कांस्टेंट फ्लक्स में, लगातार चेंज हो रही है. तुम इवन सेम पानी में दो बार पैर नहीं रख सकते, क्योंकि जो पानी है वो लगातार बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, क्योंकि पानी लगातार बहाव में है. तो ना तुम उस नदी में सेम नदी में ही दोबारा पैर रख रहे हो, ना ही तुम सेम पानी में पैर रख रहे हो, पर सेंस ऑफ नदी इज़ स्टिल देयर, इट हैज़ नॉट कम्प्लीटली वैनिश्ड. सो हमारे पास 3 लॉज ऑफ थॉट है. सो जो नॉन कॉन्ट्रडिक्शन का मामला है, वहाँ उसको भी कुछ कुछ हेराक्लिटस चैलेंज करते. सो 3 लॉज ऑफ थॉट हमारे पास क्या है, जो कि एरिस्टोटल ने दिया: लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, एंड लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन. तो आइडेंटिटी और नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, इन दोनों को काइंड ऑफ हेराक्लिटस, ये तीनों लॉ हमें एरिस्टोटल ने दिया है, और हेराक्लिटस ने उनसे पहले इन लॉज को काइंड ऑफ रिफ्लेक्शंस दिखते हैं जहाँ पे इनको चैलेंज कर रखा है, एंड दे डोंट adhere, he doesn't adhere this too much to them. अब बात आती है हेराक्लिटस की, वही जो एंशिएंट ग्रीक तलब है उसकी, वो है फंडामेंटल एलिमेंट जानने की. हेराक्लिटस भाई के हिसाब से फंडामेंटल एलिमेंट दुनिया का है फायर. फायर इज़ फंडामेंटल, और फायर से कुछ भी बनना है. मेरे अंदर फायर है, तुम्हारे अंदर फायर है, हर चीज़ में फायर है, फायर ही फायर है. तो हेराक्लिटस भाई वॉज समवन हु वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू दिस डोमेन एज वेल, कि भाई फंडामेंटल क्या है. हमने देखा अभी तक कि जो 5 तत्व हैं जिनकी बात इंडियन ट्रेडिशन में हो रही है, अलग अलग फिलोसोफर ने अपने नज़रिए से उन्हें काइंड ऑफ प्रपोज किया. अब एपैरॉन को लेना चाहिए आकाश तत्व के आसपास कि नहीं, आई डोंट नो. आई थिंक दैट इट शुड नॉट बी द केस, बट देन अगेन बाकी तत्वों को अगर देखो, अर्थ की बात है, यस हो गई, वाटर की बात हो गई, फायर की बात हो गई, एयर की बात हो गई, बचा क्या? बचा आकाश तत्व, जिसके बारे में लेकर मैं कह रहा हूँ कि फायर और हीट, या फायर और हीट, दिस इज़ व्हाट भाई साहब हेराक्लिटस भाई साहब इज सेइंग. Then there is another thing which Heraclitus और ancient Greeks ही मानते. So ancient Greek believe कि यूनिवर्स में ऑर्डर है. यूनिवर्स इज़ नॉट अनऑर्डर्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, रैंडम चल रहा है, ऐसा नहीं मानना है. ये हम लोग मानना है, पर एंशिएंट ग्रीक्स वर नॉट लाइक दैट. सिमिलरली इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में भी अगर तुम देखो तो देयर इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ रित. सो व्हाट रित इज़ कॉस्मिक ऑर्डर, जो कि यूनिवर्स पे अप्लाई है, जिसको यूनिवर्स फॉलो करेगा. इवन देवी देवता भी जो हैं वो रित के ऑर्डर को फॉलो करेंगे, वो उसको डिनाई नहीं करेंगे, उससे कम्प्लीटली निगेट नहीं करेंगे. सो यहाँ पे बात आती है कि सो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पैरेलल हमें और दिखता है वेस्टर्न फिलोसफी के साथ. सो वेस्टर्न फिलोसफी भी काइंड ऑफ इस चीज़ के साथ अधीर करती है कि यूनिवर्स जो है वो ऑर्डर्ड है, केओस नहीं है, एब्सोल्यूट केओस है ही नहीं. सो हेराक्लिटस हैज़ सम इंटरेस्टिंग थिंग टू से. ही टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल लोगोस. सो लोगोस का मतलब लॉजिक है. अभी कोलोक्युअली हम लॉजिक मान रहे हैं.
और ओवर द टाइम लोगोस शब्द का जो मीनिंग है वो लगातार बदलता भी रहा है। बट हेराक्लिटस बिलीव्ड दैट देयर इज़ यूनिवर्सल लोगोस, एंड वो जो यूनिवर्सल लोगोस हैं वो एक्सेसिबल तो सबके पास है, पर सब उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो देर इज सेंस ऑफ एलिटिज्म इन हेराक्लिटस एज वेल, कि सभी के सभी मनुष्य बराबर नहीं हैं। जब सभी मनुष्य बराबर नहीं है, उसका सिंपल रीज़न ये है कि वो लोगोस या लॉजिक को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं या रीज़न को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हेराक्लिटस थिंक्स कि देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल। पहले वो जो कि फिलोसोफर्स हैं लाइक हिम, दोज पीपल लाइक हेराक्लिटस जो कि उस लोगोस के सबसे ज़्यादा करीब हैं। देन देर आर दोज जो उससे कुछ दूर है, जो कभी कभी जीवन में लोगोस का इस्तेमाल कर लेते हैं। लोगोस में भी आग है, अच्छा ये भी इस चीज़ पे भी ध्यान देना, लोगोस ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ फायर। सो पीपल लाइक हेराक्लिटस हैव एक्सपीरियंस्ड द डेप्थ और द वार्मथ ऑफ फायर ऑफ लोगोस। And then there are people who are sometimes involved in rationality, तो वो भी kind of fire of or kind of warmth of, तो वो लोग भी warmth of this fire महसूस कर लेते हैं। बट सभी लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका जीवन जो है वो स्लीपी स्टेट में ही बीत जाता है बकैतिया काटते काटते। सो हेराक्लिटस वॉज वेरी मच अपनी रीजनिंग प्रोवेस का बहुत बड़ा फ़ैन था। ही लव्ड हिमसेल्फ एंड यू डोंट लव योर सेल्फ। सो या देर आर 3 काइंड ऑफ पीपल। एक वो जो पड़े रहते हैं, असलीफ जीवन ऐसे ही बिता रहे हैं मौज मस्ती में, इन सारी चीज़ों में, और दे डोंट हैव एनी थिंग मच टू से लॉजिकली और रैशनली। So after this, one more thing is there that Heraclitus is one of the first person जिसने political philosophy के ऊपर भी comment किया। It is believed that we don't have Heraclitus की किताब, so एक ये problem भी है, but it is said that Heraclitus was someone who was not pro democracy, and you may get it why। हमें पता है प्लेटो भी डेमोक्रेसी के साथ नहीं थे, एंड हेराक्लिटस इज समवन एज वेल जो कि डेमोक्रेसी के पक्ष में नहीं है। उसका सिंपल रीज़न यही है बिकॉज हेराक्लिटस थिंक्स दैट वेरी फ्यू पीपल आर एप्ट इनफ जो लॉजिक को इस्तेमाल करे। और मुझे तो नहीं लगता हेराक्लिटस अपने अलावा किसी को भी समझता था कि वो लॉजिक इस्तेमाल कर सकता है। सो फॉर दैट रीज़न ओनली हेराक्लिटस वॉज मच मोर कन्विंस्ड विद एरिस्टोक्रेसी रादर देन डेमोक्रेसी, एंड ही क्रिटिसाइज्ड डेमोक्रेसी जस्ट लाइक प्लेटो डिड।